माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। ऐसे में अब अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा रद्द किए जाने की मांग करते हुए अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एमपी एमएलए कोर्ट की सजा को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद अब मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। उनकी सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई थी क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई थी सीजेएम कोर्ट से। उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। माननीय सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट आए थे। माननीय हाईकोर्ट ने आज उसको हमारी रिवीजन अलाउ कर दी, उस सजा पर रोक लगा दी। परिणाम ये होगा कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास अंसारी पर 2 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास की विधायकी चली गई थी, जिसके बाद अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी थी। उनकी और हमारी दोनों तरफ की दलीलों को लिखा गया होगा अदालत में, उसमें से हमारी किस दलील को उन्होंने महत्व दिया और किसके। मुख्य रूप से हमारा ये था कि इनके जो तथाकथित भाषण है वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पे 153 का अपराध बनता हो या 189 का अपराध बनता हो, और बिना किसी साक्ष्य के अदालत ने इनको 2 साल की। दरअसल 3 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान एसबीएसपी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों का हिसाब किताब करने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने उनके इस बयान को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की थी, जिसके बाद अब्बास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। फिलहाल अब्बास की विधायकी अब बहाल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को मात देने के लिए कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने संगठन को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मंडल स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने विपक्ष को मंडल और बूथ स्तर पर चित करने के लिए रणनीति बनाई है। इसके लिए बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल यूपी के सभी मंडलों में खुद पहुंचकर मंडलीय और क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन कर रहे हैं। इन बैठकों में धर्मपाल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। विकास की योजनाओं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जातीय गोलबंदी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां बूथ और मंडल स्तर पर विपक्ष के पीडीए फार्मूले को ध्वस्त करने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति के तहत ही पहले संगठन का पुनर्गठन किया और अब उस संगठन के साथ में बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। धर्मपाल इन बैठकों में महानगर और जिला अध्यक्षों से शक्ति केंद्रों और मंडलों का पूरा ब्यौरा मांग रहे हैं। साथ ही मासिक कार्य योजना को लागू करने का मंत्र भी दे रहे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है, अपने मजबूत संगठन के दम पर जमीनी स्तर पर माहौल बनाना। पार्टी का नारा है, जोड़ो और आगे बढ़ो। देखिए, पंचायत में लोकतंत्र का मूल आधार है। पंचायतें सशक्त होंगी, पंचायत में लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होगी तो उसका सीधा असर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी पंचायतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत करने पर लगी है। बीजेपी की इन मंडलीय बैठकों का मकसद सिर्फ संगठन को मजबूत करना ही नहीं, बल्कि विपक्ष को हर स्तर पर चुनौती देना भी है। पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और सटीक रणनीति के दम पर वो पंचायत चुनाव में बड़ी जीत हासिल कर सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। महामंत्री संगठन उत्तर प्रदेश के धर्मपाल खुद बैठकें कर रहे हैं मंडल स्तर पर पहुंचकर। उत्तर प्रदेश के 1918 मंडलों की बैठकों की शुरुआत हो गई है और खुद वहां पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बैठकें करके मंत्र दे रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष के पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करना है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। उपराष्ट्रपति चुनाव का सियासी दंगल जारी है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके पहले प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान एनडीए के तकरीबन 160 सांसद और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए। और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी कल उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरेंगे। न्यूज 18 ने बी सुदर्शन रेड्डी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। एक श्री राधाकृष्णन जी है श्रीमान, और एक तरफ मैं हूँ। अभी तक तो दो है जी, कोई तीसरा भी आ सकता, नहीं बोल सकते हैं। तो एक श्री राधाकृष्णन जी है श्रीमान, और एक तरफ मैं हूँ। अभी तक तो दो है जी, कोई तीसरा भी आ सकता, नहीं बोल सकते हैं। तो कंटेस्ट तो है, कंटेस्ट तो मेनली दो गठबंधन स्पॉन्सर किए सो कैंडिडेट्स के बीच में है। मगर एक चीज आपसे मैं ये जिक्र करूंगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी वोट नहीं डालते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स डालते हैं। जी जी। तो लोग समझेंगे, सोचेंगे कौन से कैंडिडेट बेटर रहेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। सोच समझ के वो लोग निर्णय करेंगे। उनका जो भी निर्णय है अपने को मान के चलना पड़ेगा। मुझे तो उम्मीद है। इस समय उत्तर प्रदेश के 3 जिलाधिकारी काफी चर्चाओं में हैं। दरअसल इन 3 आईएएस ऑफिसर्स ने मोर्चा संभाला और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब दिया है। जवाब है वोटर लिस्ट पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल का। देखिए रिपोर्ट। वोटर लिस्ट पर अखिलेश यादव के सवाल पर नई तकरार बढ़ गई है। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली संसद के बाहर तक अखिलेश यादव ने 2022 चुनाव के मतदाता लिस्ट को लेकर सवाल उठाए। हालांकि अब इन आरोपों पर नया मोड़ आ गया है, क्योंकि यूपी के 3 जिलों के डीएम ने अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है। अखिलेश ने उठाए सवाल। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के डीएम ने जवाब दिया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा है कि आपकी शिकायत गलत और निराधार है। डीएम बाराबंकी ने लिखा, जिनके लिए कह रहे हैं उनका नाम सूची में दर्ज है। हालांकि 3 जिलाधिकारियों के जवाब देते ही अखिलेश यादव ने एक बार फिर पलटवार किया है और कहा कि डीएम को आगे करके चुनाव आयोग बच नहीं सकता और इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हट करके लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम्स के बीच में हो गई है, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली है और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अभी तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। उधर ये मुद्दा धीरे धीरे सियासी परवान चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कहा, जब विपक्ष के बड़े नेता कोई शिकायत की है तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना था और कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब विपक्ष के बड़े नेता ने कोई कंप्लेंट की है और ऐसी कंप्लेंट नहीं करी है, पूरा देश जानता है जे वोटों को कटवाते हैं, वोटों की चोरी कराते हैं,
और बेईमानी करते हैं, पूरे देश को पता है। तो चुनाव आयोग को से गंभीरता से लेना चाहिए। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और उठाए गए सवालों पर तीखा हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के जो आरोप लगाए थे, अब जिलेवार जिलाधिकारी जब तथ्यों के साथ अपना जवाब दे रहे हैं तो अखिलेश यादव तिल मिला रहे हैं। अखिलेश जी, हार को स्वीकार करना सीखिए। हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर, कभी मतदाता सूची पर और अन्य कारणों पर डालकर हार से नहीं बच सकते। फिलहाल इस मुद्दे पर नया संग्राम देखने को मिलने लगा है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के जिस मुद्दे को विपक्ष उठा के चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस मुद्दे में रोचक मोड़ आ गया है। अब देखना होगा कि ये वार पलटवार का दौर कहां थमता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव को 3 जिलों के जिलाधिकारियों ने तथ्यों के साथ में जवाब दिया, जो उन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट पर ही रिप्लाई किया उन जिलों के जिलाधिकारियों ने, बाकायदा तथ्यों के साथ में। यही नहीं, लखनऊ के भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो अखिलेश यादव ने मुद्दे उठाए थे, उनका तथ्यों के साथ में जवाब दिया। यानी कि एक बात साफ है कि जो मुद्दे अखिलेश यादव वोटों में गड़बड़ी को लेकर उठा रहे हैं, उनका सीधे तौर पर प्रशासन जवाब देने में जुट गया है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदल दिया गया है। अब ये नगर परशुराम नगरी परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा और इस संबंध में गृह मंत्रालय से पत्र जारी हो चुका है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया और लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आए इस निर्णय ने संपूर्ण सनातनी समाज को गर्व का क्षण प्रदान किया है। पैंतीस वर्षों से ज़्यादा समय हमको यहाँ स्थान पर हो गया है और पूरा प्रयास हमारे पूरे समाज का प्रयास रहा भगवान परशुराम जन्मभूमि को जलालाबाद की बजाय परशुरामपुरी घोषित किया जाए। और आज हमारा 35 वर्षों से बराबर लगातार प्रयास रहा, मीडिया के माध्यम से सरकार को संबोधित किया और अपने योगी जी का विशेष रूप से सहयोग रहा इसमें। ये स्थान जब यहाँ पे सब कुछ निर्जन था, तब स्थानीय रूप से इस स्थान को जोगी खेड़ा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे कुछ साधु रहते थे। मंदिर यहाँ उस समय से भी था जब यहाँ कुछ भी नहीं था। और प्रयागराज में इसको परशुरामपुरी के नाम से ही इस स्थान को सन 1034 में भी इसकी सारगर्भिता थी स्थान की जी। बाद में एक यहाँ के फर्रुखाबाद के शासक हकीम अहमद खां ने मिडिल पीरियड में इस स्थान को अपने पुत्र जलालुद्दीन के विवाह में अपनी पुत्र वधू को मेहर के रूप में दिया, तो इसका नाम जलालाबाद जो है वो उन्हीं जलालुद्दीन के नाम पे जलालाबाद चर्चित हुआ। जलालाबाद का नाम परशुरामपुर रखे जाने पर बीजेपी नेताओं ने जहां एक तरफ खुशी जताई तो दूसरी तरफ सपा नेताओं ने इसे दिखावा बताया। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा है, भगवान परशुराम के नाम पर कस्बे का नाम रखना एक छलावा से ज्यादा कुछ नहीं। लोग के विष्णु के अवतार हैं। पूरा हमारा सनातन धर्म, पूरा भारतीय संस्कृति उनको ईश्वर के रूप में मानता है और ये उनका वहीं पर जन्मस्थली भी है। और यदि उनके नाम से यदि जलालाबाद का नाम परशुराम जी के नाम पर किया जा रहा है तो ये हम सब के लिए सौभाग्य है, हर्ष का विषय है। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत भगवान परशुराम जी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो अपमान करने का काम करती रही है। आज जो है कोई काम नहीं है, केवल नाम बदल करके दिखाना चाहती है भाजपा कि हम उसके जो है वो हितैषी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत समय से जो है वो परशुराम जी को मानने का काम नहीं करती है।
जो परशुराम जी का नाम बदला गया है वो केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। और गैरसैंण में विधानसभा का मॉनसून सेशन सिर्फ 160 मिनट के अंदर खत्म हो गया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह रही कि सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट ही सदन चल पाया। कहने के लिए 2 दिन सत्र जरूर चला मगर कामकाज नहीं हुआ। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर सदन के वेल में प्रदर्शन करता रहा। तो सत्ता पक्ष अनुपूरक बजट समेत 9 विधेयक पास करा ले गया। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण विधानसभा का मॉनसून सेशन आम सेशन से हर मायने में पूरी तरह अलग रहा। सेशन के पहले दिन कार्रवाई के साथ जो हंगामा हुआ वो सदन के खत्म होने तक जारी रहा। पहली बार ऐसा हुआ जब हंगामे के चलते पूरे सेशन में प्रश्नकाल हो ही नहीं पाया। आप पर सबकी निगाहें। पहली बार ऐसा भी हुआ जब विपक्ष रात भर भी सदन में धरना देता रहा, सदन में बिस्तर लगाकर सोया। और पहली बार ऐसा हुआ जब विधानसभा का सत्र सिर्फ 27 घंटे चला और उसमें भी कामकाज सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट का हुआ। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता और इसीलिए विपक्ष ने ही कार्य मंत्रणा समिति में 2 दिन का एजेंडा तय करने की मांग की थी ताकि 2 दिन में इस सत्र को खत्म किया जा सके। मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहता था वो कोर्ट में है, लिहाजा चर्चा संभव ही नहीं थी। 18 तारीख को कार्य मंत्रणा की बैठक में 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। पहले 1 दिन का तय होना था लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष के कहने पर 2 दिन का बिजनेस तय हुआ। तभी हम लोगों को लग गया था कि कांग्रेस की इच्छा सदन को चलाने की नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना था। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद पार्टी ने 10वें स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। और इस अधिवेशन में न केवल निषाद पार्टी के कार्यकर्ता नेता शामिल हुए बल्कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जैसे अन्य दलों के बड़े चेहरे भी नजर आए। यूपी में पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस आयोजन के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर इस अधिवेशन के बहाने क्या रणनीति तैयार की जा रही है। क्या ये यूपी में छोटे दलों की एकजुटता का संदेश है या फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को और मजबूत करने की कवायद। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।